नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना मनपसंद डिबेट शो इस टाइम स्लॉट में, गूंज जिसका नाम है। अभी आप कुछ सेकंड पहले देख ही रहे थे ना, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी को फिर औरंगजेब याद आ गया। भारतीय संविधान के मुताबिक जीतकर जनता के मसलों को हल करने के उद्देश्य से आए अबू आजमी को औरंगजेब का दौर बहुत पसंद। उनको औरंगजेब बहुत अच्छा शासक लगता है और उनकी इसी तर्कहीन पसंद को फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की भी सहमति मिल गई है। वाह, यह मामला सिर्फ औरंगजेब को पसंद या नापसंद करने का नहीं है, यह खालिस तौर पर वोट बैंक की सियासत है। चुनाव भले ही ना हो, लेकिन रमजान तो है। औरंगजेब ना तो आज आक्रमण करने के लिए आ रहा है और ना ही अहमदनगर के भिंगर से वो अपनी आखिरी सांसें गिनकर कोई पैगाम पहुंचा रहा है। लेकिन अबू आजमी को यह पता है कि वोट बैंक के लिए कुछ करे ना करे, कोई एक्शन हो कि ना हो, बयान जरूर हो जाना चाहिए। उनको इसी से खुशी मिल जाए। बहरहाल ये बयान आया और महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज हो गए। उन्होंने अबू आजमी पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर दी, जिसके बाद शिवसेना सांसद और अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंच भी गए। यानी औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासत गर्म हो गई है। 318 साल पहले औरंगजेब की मौत हो गई थी, लेकिन सियासत आप देखिए 318 साल बाद भी वैसी की वैसी जारी है। औरंगजेब वो राजा था, कान खोलकर अबू आजमी आप सुन ले, जिसे हिंदुस्तान पर अपने हुकूमत के दौरान हिंदुओं के त्योहारों को खुलेआम मनाने पर रोक लगाई। अबू आजमी औरंगजेब वो था जिस पर सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगता है। औरंगजेब वो था जिसके राजा रहते काशी विश्वनाथ और सोमनाथ को गिरा दिया गया, जिसके आदेश के बाद। यह वो राजा था जिसने गद्दी के लिए अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करवाई, और वो भी ऐसे कि आपकी रूह कांप जाए। वो औरंगजेब ही था जिसने अपने पिता शाहजहां को जेल में कैद करवा दिया। ऐसे कैसे कोई महान हो जाता है? अपने ही पिता को, अपने ही भाई को अपनी खुशी के लिए इस तरीके से परेशान करना, मार देना, गला रेत देना, यह महानता की डेफिनेशन, परिभाषा है। यही औरंगजेब अबू आजमी को अच्छा शासक लगता है। जिस औरंगजेब ने हिंदुओं पर सबसे ज्यादा क्रूरता की, उसकी तारीफ करना जो है, बताइए मुझे, जख्म कुरेदने जैसी बात नहीं तो और क्या है। आपको पता है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी भी इतिहास नहीं बन सकती या बना सकती। और मुगलों का इतिहास क्या है, अगर हम वो नहीं जानते तो अपनी अज्ञानता का परिचय सिर्फ और सिर्फ हम जनता के सामने दे रहे हैं। और अगर हम ये भूल गए कि औरंगजेब कौन था, तो फिर से याद कर लेना चाहिए अबू आजमी आपको। और मैं बार बार याद दिलाऊंगी, मुगल वंश का ये छठा शासक उज्बेकिस्तान से भारत पर हमला करने के लिए आया। 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को गिराने का आदेश दिया। यह आदेश उसके शासन वाले सभी 21 सूबों पर लागू हुआ। यहां हिंदुओं की धार्मिक प्रथाओं, त्योहार मनाने पर रोक लगा दी गई। और औरंगजेब के इस आदेश का जिक्र उनके दरबार से जुड़े एक लेखक साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब में लिखा है। और किताब का नाम भी आपको बता देती हूं, मासिरे आलमगीर, चैप्टर नंबर 12। इतिहासकार मानते हैं कि इसी आदेश के बाद सोमनाथ और काशी विश्वनाथ समेत दर्जनों मंदिरों को गिराया गया। और मेरे राजस्थान के चित्तौड़ में 62 से ज्यादा मंदिर एक ही आदेश में गिराने को कह दिया गया। क्यों? क्योंकि औरंगजेब को वहां
पूजा अर्चना करते हुए हिंदू पसंद नहीं है। आज उसी औरंगजेब को समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी कहते हैं कि उसके टाइम पर सोने की चिड़िया थी भारत। ऐसे क्रूर शासक को आज चाहते हैं आप? तर्क ये कि अगर औरंगजेब अच्छा नहीं था तो भारत में हिंदू बचते ही नहीं। अबू आजमी साहब, आपको याद दिला दूं, अगर इस देश में हिंदू बचे हैं तो उसकी वजह उस वक्त की दी गई कुर्बानियां थी। और मैं आपको शब्द शब्द पढ़कर सुना देती हूं। क्रूरता की हद औरंगजेब ने कैसे पार कर दी थी और कैसे हिंदुस्तान के हिंदुओं को और उनके त्योहार से लेकर, उनकी परंपरा संस्कृति से लेकर, उनके धर्म को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर तक आ गया। जब औरंगजेब को लगा कि सिखों के 8वें गुरु तेग बहादुर इस्लाम नहीं कबूल करेंगे, तो उनके साथियों को उनकी आंखों के सामने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हरिराम गुप्ता अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द सिक्स वॉल्यूम 1 में लिखते हैं, चांदनी चौक, जहां आज कोतवाली है, उस इलाके में आप जाएंगे, सीसगंज गुरुद्वारा है, उसके सामने कोतवाली है, उसके सामने फव्वारे पर के पास भाई मतीदास को आरी से काट डाला। गुरु तेग बहादुर ये देखकर मौन खड़े रहे। दूसरे साथी सतीदास को खौलते हुए तेल में जिंदा डाल दिया और तीसरे साथी दयाला के जिस्म के चारों तरफ रुई लपेटकर एक खंबे से बांधा और फिर उसमें आग लगा दी। ये महान शासक की परिभाषा है। इन सब के बावजूद गुरु तेग बहादुर इस्लाम अपनाने को तैयार नहीं हुए तो फिर गुरु तेग बहादुर को मौत की सजा सुनाई। और हरिराम गुप्ता की किताब के मुताबिक सुबह 11 बजे जब उनको मौत की सजा देने वाली जगह पर ले जाया गया तो काजी अब्दुल वहाब बोरा ने उन्हें फतवा पढ़कर सुनाया। जल्लाद जलालुद्दीन उनके सामने नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी रोने लगे। गुरु तेग बहादुर ने अपने दोनों हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और जैसे ही जलालुद्दीन ने गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग किया, भीड़ में सन्नाटा छा गया। जिस जगह पर गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई, उसी जगह पर सीसगंज गुरुद्वारा, सीस यानी सर, गुरुद्वारा बनाया गया। और ऐसा नहीं है कि ये इतिहास किसी को मालूम नहीं है, ये सबको मालूम है, लेकिन बावजूद उसके विदेशी हमलावरों के प्रति सहानुभूति जताकर किसे खुश करने की कोशिश की जा रही है। और जो खुश हो रहे हैं, मेरा सवाल तो उनसे है, किस बात पर खुश हो रहे हैं आप? किस क्रूरता पर खुश हो रहे हैं आप? हत्याओं पर खुश हो रहे हैं? किसी के धर्म पर चोट मारने पर खुश हो रहे हैं? आक्रांता आकर जमीन लूट रहा था, इस पर खुश हो रहे हैं? अपने पिता को कैद कर रहा था, धीमा जहर दे रहा था, इस बात पर खुश हो रहे हैं? अपने भाई दारा शिकोह के सेक्युलरिज्म को वो नापसंद करता था, इस बात पर खुश हो रहे हैं? समाजवादी पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि अबू आजमी किस बात पर खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और किस वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो डर गए, क्योंकि बहुसंख्यक आज की तारीख में इकट्ठा हो जाता है और सवाल करने लगता है। आजमी ये कह रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं तो खेत मांगता हूं। और उसके बाद औरंगजेब की जब अच्छाई कर रहे थे, गुणगान गा रहे थे, चालीसा पढ़ रहे थे औरंगजेब का, तब कोई ऐसे पन्ने पास में नहीं थे। लेकिन जब कहा कि नहीं, मैंने तो किसी को बुरा नहीं कहा, महान लोगों, देखिए मैं, और फिर नाम पढ़ के सुना रहे हैं, महान लोगों के नाम पढ़ के सुना रहे हैं। अगर बुरा लगा तो मुझे माफ कर दीजिए। जिस आक्रांता ने भारत में तबाही मचाई, हमारे धर्म गुरुओं की हत्या करवाई, मंदिरों को तहस नहस करने का आदेश दिया, उसकी तारीफ करेंगे तो क्यों बुरा नहीं लगेगा? आपको माफी मांगनी होगी। और आज इसीलिए गूंज में सवाल बहुत जरूरी है, यह सवाल पूछना जरूरी है कि मुगलों से मोहब्बत किस वोट बैंक की चाहत में दिखाई जा रही है? विदेशी हमलावरों में अपना पूर्वज कौन देख रहा है? अबू आजमी बार बार उकसावे की सियासत क्यों कर रहे हैं? शुरू करते हैं गूंज।
और इस वक्त मैं डिबेट शुरू करूं उससे पहले हैदराबाद से चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चेहरा, और आपको याद होगा धनुष बाण चलाते हुए बहुत वीडियो वायरल हुई थी उनकी, माधवी लता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। माधवी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई नमस्कार रुबिका जी। एक तो माधवी जी टीपू सुल्तान और अब दूसरे औरंगजेब, ये मुगलों को लेकर मोहब्बत ना मैं खुद एक मुसलमान हूं, मुझे समझ में नहीं आती है। और खासकर जब वोट बैंक को आप साधने की कोशिश करते हैं। जी, मैं एक ही बात कह सकती हूँ आपको कि ये लोग शिकार हो गए हैं, अबू आजमी जैसे लोग शिकार हुए हैं कई प्रकार के सच्चाइयों की वजह से। अगर हम इसके बात करना है कि ये क्यों औरंगज़ेब से इतना प्यार मोहब्बत इश्क लड़ाते हैं, तो इसका पहले वजह यह है कि इतिहास में जिस प्रकार से ये मुग़ल राजाओं ने भारत के ऊपर, मैं कह रही हूँ भारत के ऊपर, ना हिंदू ना मुसलमान, मैं कह रही हूँ भारत के ऊपर जब आकर ये लोग ने कब्जा किया है और कई लोगों को यहाँ पर इस्लाम में यानी कि मुसलमान बनने पर ये लोग ने मजबूर किया है। इन सारे में शिकस्त हुए हैं हिंदू और औरत, और उनमें से सबसे बड़े हस्त हैं औरंगज़ेब। अब मैं जब भी औरंगज़ेब के बारे में बात आती है तो मेरे मन में सिर्फ दो बातें बाहर आती हैं। फतवा आलमगीरी, जिसके वजह से औरत का दर्जा कई दुगना नीचे गिराया गया है, और दूसरा है जिजिया लॉ। अगर अबू साहब कहते हैं कि बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो आप कैसे फतवा आलमगीरी शरिया लॉ से एक देश को चला सकते हो? आज मिडिल ईस्ट जैसे देश भी शरिया लॉ को काफ़ी हद तक डेमोक्रेटिक वे पर, आधुनिकता के ऊपर उसको सरल बनाया है। आप ऐसे एक इंसान के तारीफ कर रहे हो जो बल्कि इस्लाम के में जन्म लेने वाली एक औरत का दर्जा ही नीचे नहीं गिराया है, जो फतवे आलमगीरी है, जो फतवे हिंदियात भी है, यानी सिर्फ यहाँ हिंद के लिए बनाया गया था। और बावजूद इसके जो जिजिया लॉ है, जो हर हिंदू को अपने धर्म को मानने, आगे लेके जाने के लिए भी टैक्स भरना पड़ता था उनको। यहाँ तक कि कई लोग इस टैक्स ना भर पाने की शक्ति ना होने की वजह से इस्लाम के अंदर वेरी इनडायरेक्ट कन्वर्शंस भी हो गए थे। मैं गलती कहाँ हो गई है नहीं, लेकिन हिस्ट्री में जाकर बार बार ये तारीफें करना किसी एक वोट बैंक को साधने की कोशिश इसीलिए क्योंकि कांग्रेस के सरकार में, रुबिका जी, कांग्रेस के सरकार ने बार बार अपने एचआरडी मिनिस्टर्स के तहत, आप ही देखिए हुमायूं जी आए, और उसके बाद आपको बाद में आए हैं लॉर्ड ऑफ फखरुद्दीन साहब आए हैं। ऑल ऑफ देम अंडर एचआरडी मिनिस्ट्री जब भी ये लोग ने लिए अपने हाथों में, उन्होंने क्या इतिहास पुस्तकों में दिए? बताइए आप, क्या दिया इन्होंने पुस्तकों में? कभी दिखाया है सच्चा नग्न जो इतिहास बना, किस प्रकार के भारत के ऊपर ये जो कॉन्कर्स हुए थे, किस प्रकार मुगलों ने भारत यानी इंडिया को तोड़ फोड़ किए हैं। उन्हीं के औरंगजेब, he was the person who has lifted the word called jihad to conquer the Deccan, मराठा, गोलकोंडा, इन सारे राज्यों के ऊपर इनके एंटायर ट्रेजरी खत्म हो जाए, इतने बार ये लोगों ने यहाँ पर दंड यात्राएं किए गए। दे अटैक्ड दीज प्लेसेस। यहाँ तक कि आज जो यहाँ पर तेलंगाना में हम लोग whatever we have suffered, it is because of the औरंगजेब and his military support। जो रजाकार मूवमेंट था, आप बताइए इसका जड़ कहां से आया? औरंगजेब के वजह से ही इसका जड़ था, औरंगजेब का सपोर्ट यहाँ पे था। लेकिन क्या कभी कोई भी इतिहास के पुस्तक इसके बारे में बात कर रहा है क्या? नहीं तो माधवी जी, कांग्रेस नहीं तो फिर इस वायरस का इलाज क्या है, मुझे ये बताइए। भाई एक हिंदुस्तानी माधवी लता अपना सनातन धर्म मानती है, रुबिका लियाकत इस्लाम धर्म मानती है, लेकिन आफ्टर ऑल हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हमारी जमीन पर जो कोई भी आक्रमण करेगा, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो कि औरंगजेब हो कि अंग्रेज हो, वो आपका भी दुश्मन, मेरा भी दुश्मन।
एक क्लियर सी बात है। परफेक्ट। लेकिन बार बार अबू आजमी या अबू आजमी जैसे तमाम, असद ओवैसी आप ही के इलाके में, जब वो इनको हीरो बनाने लगते हैं मेरी कौम के लिए, तो फिर मुश्किल तो हिंदुस्तान के लिए ना। जिसको मरना था, लूटना था, वो तो चला गया, लूट कर मार कर खत्म। रुबिका जी, वो दिन अभी नहीं रहे रुबिका जी, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र के इलेक्शंस के तहत पूर्ण तरह से याद है जब MIM के अधिनेता ने कहा कि मैं औरंगजेब के बगल में ही, औरंगाबाद में ही मैं आकर अपना खबर, जिस दिन मर जाऊंगा मेरा खबर यहीं खोदना चाहिए। उसी दिन मैंने सवाल की थी कि आपको जीतना है हैदराबाद से, आपको वाह करना हैदराबाद मुसलमान, आप मरोगे आकर औरंगजेब में और खबर खोदना औरंगजेब में। तो ये लोग जो औरंगजेब से औरंगाबाद में उनका खबर खोदना है, इसका मतलब है जो बार बार औरंगजेब का नाम लेकर अपने आप में एक हीरोइज्म जो फील करते हैं ना रुबिका जी, ये इसीलिए है क्योंकि ये लोग राजनीति में देशभक्ति को उखाड़ के फेंक दिए हैं खुदगर्जी के लिए, और इसका जड़ है द वे ऑफ कांग्रेस थिंकिंग एंड कांग्रेस अलाइड पार्टीज थिंकिंग। अब वो समय नहीं रहा है, इसलिए एकनाथ शिंदे जी जैसे लोग, जैसे लीडर्स आगे बढ़े हैं यहां तक कि कोर्ट तक जाने के लिए, और उनके साथ मैं बता रही हूं पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो मुसलमान रहने दीजिए या हिंदू रहने दीजिए, सिख रहने दीजिए ना ईसाई रहने दीजिए, हम सब अगर अपने आप को भारतीय समझते हैं और हम देशभक्त समझते हैं, ये समय आ गया है ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब ही देना नहीं है, बल्कि हम इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी चलवाना चाहिए ताकि ये लोग ऐसे गलत चरित्र और इतिहास कारों को फिर और अपने वोट बैंक के लिए, अपने खुदगर्जी के लिए इस्तेमाल करना बंद करेंगे। मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछी और डिबेट फिर शुरू करूंगी। अबू आजमी को माधवी लता क्या मैसेज देना चाहती है? मैं यही कहना चाहती हूं कि अबू आजमी, आप जिस धरती से रोटी खा रहे हैं, आपको यहीं पे ही अपना ये बदन को भी छोड़कर जाना पड़ेगा। आप समझ लीजिए, अगर दुबई जैसे देश जो प्योर इस्लामिक है, वहां पर मोदी भाई के नेतृत्व में और उनके दोस्ती में अगर एक मंदिर बन सकता है, तो आप पीछे रह जाएंगे ये सोच विचार से, और एक दिन ऐसे अकेले पड़ जाएंगे अपने ही देश में कि आपके मौत के बाद आपको पूछने के लिए जानवर भी नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया माधवी लता जी हमसे बातचीत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की ये नेत्री इस वक्त कह रही हैं कि जमीन पर रहते हैं, यहाँ का खाते हैं और इसी जमीन पर शरीर छोड़कर जाना है, ये वोट बैंक की राजनीति अब नहीं चलेगी। शुक्रिया माधवी जी हमसे बातचीत करने के लिए। और चलिए अब डिबेट शुरू करते हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी से राधिका खेड़ा, समाजवादी पार्टी से फराज किदवई, शिवसेना शिंदे गुट से शाइना एनसी, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता और राष्ट्र जागरण अभियान की राष्ट्र संयोजिका सुबही खान मौजूद हैं। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान भाई भी मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फराज किदवई साहब, ये कुछ भी बोल जाते हैं आपके साथी लोग, और इसका खामियाजा किदवई भाई आप भी जानते हैं। एक आम मुसलमान जो अपने रोजे में, अपनी ज़कात में, अपने इबादत में आज पड़ा होगा, यहाँ पर उसके ऊपर जो है ऐसे कटघरे में उसे खड़ा कर दिया जाएगा। ये तो वोट बैंक की राजनीति खेलकर निकल गए। देखिए रूबिका जी, ये वोट बैंक की राजनीति बिल्कुल भी नहीं है, और इसको आप प्लीज किसी कम्युनिटी से मत जोड़िए। आई विल कम टू दैट पॉइंट। मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। मेरा ये बिल्कुल क्लियर कट मानना है रूबिका जी कि अगर मेरे किसी स्टेटमेंट से रूबिका जी के इमोशंस हर्ट होते हैं तो मुझे बचना चाहिए वो बोलने से। वैसे ही इस देश के करोड़ों हिंदू भाइयों के सेंटिमेंट्स अगर एक औरंगजेब शब्द से हर्ट होते हैं तो उससे बचना चाहिए बोलने से। वो अच्छे थे, वो खराब थे, उन्होंने क्या क्या काम किए, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सब इररिलेवेंट हो जाता है। हमको, आपको हमारा ये अखलाकी फर्ज है कि अपने हिंदू भाइयों के जज्बात का ख्याल रखें। अभी माधवी लता जी दो बातें कह के गई। उन्होंने बोला टैक्स के, देखिए एक रूबिका जी मैं आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इस देश का जो हिंदू है वो बहुत सहिष्णु है, और इस देश के हिंदुओं के ऊपर
आज से नहीं 2000 सालों से अत्याचार होते चले आ रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है। अभी माधवी लता जी ने बोला टैक्स की बात करी। हमारी हिंदू बहनों के ऊपर रूबिका जी ब्रेस्ट टैक्स इसी देश में लगाया, और वो किसने लगाया ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। बालाराम वर्मा त्रिवेणपुर। इस देश की दलित महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है कि उनके ऊपर ब्रेस्ट टैक्स तक के लगाया गया। मोहन भागवत जी बोलते हैं कि इस देश के हिंदू दलित, उनके ऊपर 2000 साल तक पशुओं जैसा अत्याचार हुआ। तो मैं मानता हूं कि हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ, और इतना अत्याचार हुआ रूबिका जी कि 1928 के आसपास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कालाराम टेम्पल का आंदोलन करना पड़ा। इतना अत्याचार हुआ। रोक रही हूं मैं आपको, फराज भाई मैं रोक रही हूं, मैंने पूरी बात आपकी सुनी और इत्मीनान से सुनी। हाँ, इस देश में सती होती थी, हाँ इस देश में ब्रेस्ट टैक्स लगता था, हाँ इस देश में बहुत सारी अनियमितताएं और परेशानी थी। मुझे एक आदमी बता दीजिए जो अबू आजमी की तरह खड़ा होकर उस टैक्स की वाहवाही कर रहा हो। आप मुझे एक आदमी बता दीजिए जो उन टैक्स लगाने वालों, उन महिलाओं के साथ गड़बड़ी करने वाले, उन तमाम जिस तरह की डिफरेंशिएशन हुआ करते थे या जो भी उनके ऊपर इनजस्टिस हुआ करता था, उसको यहाँ पर हीरोगिरी करते हुए कोई या हीरो बताते हुए नजर आ रहा हो। आप मुझे एक शख्स बता दीजिए। प्रॉब्लम यह है कि आप इन सारे लोगों को बचाने के लिए, अबू आजमी जैसे लोगों को बचाने के लिए हमें सती की तरफ मोड़ देते हैं। कहाँ है सती सर? हो रहा है क्या? और सती जहां होती थी, क्या उसे आज की तारीख में कोई आकर सेलिब्रेट कर रहा और बोल रहा है कि ये बहुत बड़ा काम कर दिया था? मुगलों से बचने के लिए जो काम हुआ वो उस पर मैं कभी और बात कर लूंगी आपसे, लेकिन क्या हीरोइज्म है, क्या औरंगजेब में हीरोइज्म है, मुझे ये बताइए। आपके घर में कोई डाका डाल दे, आप उसे डकैत नहीं तो क्या बोलेंगे? फराज भाई क्या बोलेंगे आप उसे? रूबिका जी, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला, मैंने इस बात का जवाब दिया कि औरंगजेब वाज नेवर अ हीरो फॉर आवर कंट्री। हमारे हीरो गांधी जी थे। थैंक गॉड फॉर इट फराज भाई, पढ़े लिखे आदमी आप, और आपने ये बहुत बड़ी बात कह दी है। देन टेक एक्शन अगेंस्ट द मैन लाइक अबू आजमी ना। क्यों उनको ये सब काम करना? क्यों मुसलमानों को सब? और आप मत कहिएगा कि मुसलमानों के लिए ये मसला नहीं है। अबू आजमी पॉलिटिक्स मुसलमानों की करते हैं और फंसता बेचारा मुसलमान है। रूबिका जी, मैं वही बोल रहा हूं कि इस देश के हिंदुओं के ऊपर आज भी अत्याचार हो रहा है। आज भी इस देश का हिंदू मैं बात कर रही हूं औरंगजेब की, आप लेकर आ रहे हैं हिंदुओं की बात। फराज भाई मैं आती हूं फिर। नहीं आप डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को। यू स्टिक विद हीरोइज्म ऑफ मुगल्स इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सर। आज खुदा के वास्ते मैं किसी और बात पर नहीं जाऊंगी प्लीज। अरे मैं उसी पे आ रहा हूं रूबिका जी, आइएगा पर एक सेकंड रुक जाइए। शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऑलराइट, चाइना एनसी हमारे साथ नहीं है, वो चली गई हैं। राधिका जी और सुबही खान आपको दिखाई दे रही हैं। राधिका जी, सुना आपने? आज चाहे आप इनसे राजनीतिक तौर पर नहीं इत्तेफाक रखती हो, लेकिन देखिए सही बात यह है कि जो आदमी इस वक्त ये कह रहे हैं बात, फराज भाई, कि नहीं हमें किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ऐसे आदमियों को आगे लाना क्यों जो बार बार चोट पहुंचाते रहते हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। सभी को नमस्कार। औरंगजेब क्रूर नहीं था, औरंगजेब महान था, ये सारी चीजें जिस तरीके की अबू आजमी ने कही हैं, ये बातें सुनकर भारत के वीरों की आत्मा कांप उठी। क्योंकि देखिए ना, हैरानी की कोई लेकिन बात नहीं है जब औरंगजेब के लिए ऐसे शब्द समाजवादी पार्टी बोलती है, क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या इनकी अलायंस हो, कांग्रेस हो, इन लोगों की अभी तक जो मुगलों के आक्रांताओं के प्रति गुलामी थी वो उससे अभी तक बाहर नहीं आए हैं। चाहे दिल्ली में देखिए ना, औरंगजेब रोड नाम की जगह है, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तो वो जो गुलामी रही है ना, इनकी मानसिकता बताइए, वरना ग्लोरीफाई करना इनको ऐसी मेन सड़कों को दिल्ली की, जहां पे बाहर विश्व भर से लोग आते हैं, किसके नाम पे? औरंगजेब रोड। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि औरंगजेब के बारे में जो कसीदे पढ़े जा रहे हैं, और आप इनके साथी को देखिए जो इनकी पार्टी छोड़ के एनसी शरद पवार जी की गुट में गई, वो महिला जो एक्ट्रेस भी है स्वरा भास्कर, उन्होंने भी किस तरीके से संभाजी के खिलाफ लिखा, ट्वीट किया। तो ये सब के सब मिलके हैं, ये सिर्फ एक नहीं है। आप सिर्फ अबू आजमी को इसमें पॉइंट आउट नहीं कर सकते, ये सब के सब है। अब आप देखिए ना, ये कह रहे हैं उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने बातें यहाँ पे बोली थी कि हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से देश लाया, ये क्या। अरे काशी विश्वनाथ मंदिर उन्होंने गिरा दिया, मथुरा का केशव देव मंदिर उन्होंने तोड़ दिया,
सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब का सर उन्होंने कटवाया। उसके बाद रह क्या गया? तो ये साफ तौर से हो गया। देखिए ना, ये जो सिखों के प्रति चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनके अंदर घृणा चलती आ रही है कि गुरु तेग बहादुर जी के साथ जिसने ऐसा किया उसको आज ये ग्लोरीफाई करने आ रहे हैं। और एक शब्द नहीं हमने सुना है कांग्रेस पार्टी से, एक शब्द नहीं सुना है किसी इंडिया अलायंस की पार्टी से कि कहा हो कि अबू आजमी को निकाला जाए। हिंदुओं पे जजिया लगाने वाला वो आदमी, ताकि उनकी आस्था को कुचला जाए। हजारों राजपूतों और मराठा महिलाओं के से उन्होंने क्या क्या किया था ये सब जानते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्या किया ये सब जानते हैं। तो ये जो तरीका हो रहा है, अब भारत में रहते हैं जो बाहर से आए थे लोग जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, हमें कोई हिंदू मुसलमान का इशू ही नहीं है इसमें। ये उन लोगों का इशू है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो, किसी भी समुदाय के हो, जो देशवासियों के दुश्मन है। अतीक भाई, ओके, ये जो राधिका कह रही हैं इसका मैं राजनीतिक जवाब तो फराज भाई आपको देना होगा, लेकिन अतीक और रहमान भाई, मतलब ये मुगल क्या, ये यहाँ पर आकर ये वो, इनका इस्लाम से क्या वास्ता है? आक्रांता थे, जमीन के लालच में आए, जमीनों पर कब्जा किया, एक के बाद एक मंदिर तोड़ते गए। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बकायदा लोगों को किसी तरह की परेशानी और सबब ना हो डीड्स किए थे। यहूदियों संग डीड कर दी थी सर कि सब कुछ पीसफुली चले। और मुगल जो यहाँ आकर जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, मंदिरों को, यहाँ के मंदिरों को तोड़ रहे थे, वो कहां से हीरो हो गए? कैसे हीरो हो गए? रूबिका जी, जिस बादशाह ने, जिस शख्स ने अपने वालिद का कत्ल किया हो वो मेरा आइडियल नहीं हो सकता, मुसलमानों का आइडियल नहीं होना चाहिए। जिस शख्स ने अपने भाई को मरवाया हो, जिस शख्स ने हमारे सिख गुरुओं को मरवाया हो, वो मुसलमानों का आइडियल नहीं हो सकता और नहीं है। मैं एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अबू असीम आजमी उनको पूछना चाहूंगा, अगर आप मुसलमानों को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी समझते हैं तो आप मुसलमानों को बताइए कि हमने आपको इलेक्ट किया है इसलिए नहीं कि आप इतिहासकार बन जाओ, इसलिए हमने आपको इलेक्ट किया कि आप हमारी पुरानी गिरती हुई बिल्डिंगों की मरम्मत करवाओ, हमारी गलियों को ठीक करवाओ, हमारे युवाओं को नौकरियां दो और हमारे लोगों को एजुकेशन दो। आपको हमने असेंबली में इसीलिए नहीं भेजा है कि आप औरंगजेब या किसी भी क्रूर को अच्छा बताओ या बुरा बताओ। आप हिस्टोरियन नहीं हो, आपका एजुकेशन लेवल उतना नहीं है। आपने इलेक्शन फाइट किया किन मुद्दों पे हम जानते हैं। हमने, जनता ने आपको जिस काम के लिए अपॉइंट किया, इलेक्ट किया है, वही कर बैठो तो हम आपका शुक्राना अदा करेंगे। नहीं, पर मुझे ये बताइए, नहीं, पर अतीक, मैं मतलब आप जो कह रहे हैं उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन ये बहुत से ऐसे लोग भी तो हैं ना जो एट द रिसीविंग एंड है, जिनको चाहिए ये सब सुनना, जिनको खुश कर रहे हैं। अतीक उर रहमान भाई, आप नहीं होंगे खुश, चलिए अच्छी बात है, लेकिन सुबह खान ऐसे बहुत से लोग हैं ना जिनको खुश करना है ना, और इसीलिए तो अबू आजमी ये सारी बातें कर रहे हैं। रूबिका जी, देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही कॉमन सी, बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि जिस व्यक्ति ने, जैसे अभी अतीक उर रहमान साहब ने कहा, जिस इंसान ने अपने बाप का कत्ल किया हो, जिस इंसान ने हमारे सिख गुरुओं का कत्ल किया हो, दारा शिको जैसे अपने सगे भाई का, एक सनातनी मुसलमान का कत्ल किया हो, और मंदिर भारत के ना ही सिर्फ विध्वंस किए, विकृत किए, बल्कि भारतीय संस्कृति को कुचलने की और समाप्त करने की नाकाम कोशिश आजीवन करी, जिजिया टैक्स लगाया हिंदुओं पर, ये हम सभी लोग जानते हैं। इन सभी कारणों के बावजूद अगर हम औरंगजेब से नफरत नहीं कर पा रहे हैं, और अबू आजमी के कहने में आकर कुछ मुसलमान अगर मानकर ही बैठे हैं कि औरंगजेब को अच्छा मानना है, तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कारण बता देती हूँ रूबिका जी। हम लोग जब राष्ट्र जागरण अभियान की यात्राएं करते हैं, हम लोग यात्रा करते हुए पहुंचे चित्रकूट। वहां पर एक बालाजी मंदिर है। औरंगजेब ने उस मंदिर को विध्वंस करने की कोशिश करी, और जिस वक्त वो कर रहा था उसकी पूरी सेना में एक जानलेवा बीमारी फैल गई। वो एक संत महात्मा के पास गया, उन महात्मा ने बताया कि ये सिद्ध मंदिर है, इसको एक साथ तुम ये करोगे तो ये होना तय है। वहां औरंगजेब ने जबानी नहीं, लिखित तौर पर माफी मांगी, और वो माफीनामा आज भी चित्रकूट के उस बालाजी मंदिर में लगा हुआ है। जिन लोगों को यकीन नहीं है, जाकर आप देखिए। तो अगर आप मुसलमान बच्चे को ये कहना ही चाहते हैं कि औरंगजेब को मानिए,
तो ये कारण बताइए कि उसने अपने पापों को माना, उसने भी माना कि ये मंदिर विध्वंस करना, विकृत करना गलत था। हम मुसलमान बच्चे के हीरो गलत बनाते हैं और गलत कारणों से बनाते हैं। हम दारा शिको को हीरो बनाते नहीं हैं। जानते ही नहीं होंगे दारा शिको कौन दारा है? शिको को कितने मुसलमान बच्चे जानते कहाँ हैं? जानते हैं? जिस दिन दारा शिको को मुसलमान बच्चा जान गया, अपना हीरो, अपना आइडियल बनाने लग गया, उस दिन तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा ना। लेकिन कहाँ? उस दिन कौन? अबू आजमी जैसे लोगों की राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी। शाइना असदुद्दीन एनसी भी ओवैसी हमारे साथ साहब जुड़ जैसे चुके हैं। लोगों को सुनना बंद कर देंगे हाँ, लोग। वो दोबारा जुड़ गई हैं। कुछ तो प्रॉब्लम थी। शाइना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये देखिए पूरा का पूरा ये जी, कहाँ जी, से आ रहा है? रुबिका जी। आप तो अबू आजमी को बहुत अच्छे से जानती हैं, राजनीतिक तौर पर भी। जब वो ये कह रहे हैं और रिपीट खासकर- ऑफेंडर है रुबिका जी। हाँ, मतलब ये कोई पहली बार नहीं है। ही इज एन ऑफेंडर। मतलब ये पहली बार मैं उनके किसी बयान पर डिबेट नहीं, कई बार तो ये लगता है कि Repeat क्यों offender. इस शख्स के ऊपर डिबेट ही क्यों करना। फिर ध्यान आता है कि नहीं भाई, इट्स नॉट हिम। समाजवादी पार्टी को कुछ ना Yes. कुछ तो फैसला लेना ही होगा। क्या बचाने की कोशिश हो रही है शाइना एनसी? रूबिका जी, सबसे पहले तो अबू आजमी को एक हिस्ट्री के क्लास पे भेजना चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ तक नहीं पता है कि मुगल्स ने क्या किया, औरंगजेब ने कैसे इतने सारे मंदिरों को बर्बाद किया। हम सब जानते हैं त्र्यंबकेश्वर, काशी विश्वनाथ, अनगिनत है। बंगाल में, उड़ीसा में जगन्नाथ, कैसे उन्होंने डिस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स दिए। लेकिन 1751 में हमारे मराठास ने जब रीबिल्ड किया त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में, वहाँ पता चला कि जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो मस्जिद ए आलमगिरी, जहाँ सैयद मुश्ताक खान ने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे औरंगजेब के सभी करतूत सबके सामने स्पष्ट रूप से उन्होंने पब्लिक डोमेन में सबको साबित किया। I think the details of his desecration of big temples is only one part. लेकिन जिस ढंग से उन्होंने संभाजी के साथ, आप सबने छावा पिक्चर तो देखा होगा, पिक्चर को छोड़िए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है उसमें, जैसे उन्होंने आंखों को निचोड़ा, खत्म किया, बार्बेरिक वेज, ये सभी को पता है। और जब पर शाइना, सैयद मुश्ताक खान शाइना, जैसे वो लोग जो ये official नाराजगी ना records अबू देते हैं, आजमी तो की, अबू आजमी को ये जानकारी तक नहीं। हाँ, ये जो नाराजगी है ना देखिए, अबू आजमी हमारे की, ये जो नेता अंदर से एकनाथ जी दुखी शिंदे- हो रहे हैं, वो छावा मूवी को लेकर हो रहे हैं कि इसमें औरंगजेब को इतना बैड लाइट में क्यों दिखाया है। हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने ना सिर्फ ये मुद्दा उठाया, हाउस में एफआईआर दर्ज किया और कहा कि ये है ट्रेटर। और जो ढंग से अबू आजमी बार बार खिलवाड़ करते हैं हिंदू जनता के भावनाओं के साथ, मैं मानती हूँ कि ये ना सिर्फ दुखद है, उनको मुंह तो जवाब तो दिया ही है जनता ने, वोटर तो दे ही रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को आज माफी मांगनी पड़ी पूरे देश को। मैं मानती हूँ कि इतिहास में ये हैंगओवर जो लटियंस दिल्ली में आप देखें, औरंगजेब रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, ये सब खत्म, बर्बाद करना चाहिए, ताकि हम देखें कि हमारे देश को जो लोगों ने लूटा, हमारे मंदिर को जो लोगों ने बर्बाद किया, हमारे मंदिरों के ऊपर जो लोगों ने मस्जिद बनाया, और फिर जब मराठा आए तब हमें जो राहत मिली, ये क्रॉनिकल्ड हिस्ट्री बहुत जगह पढ़ने मिलता है। तो उनको एक आध किताब आपके तरफ से भेजिए रुबिका जी, हाँ। हम तो हजारों उनको भेजेंगे। नहीं, आप समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद भी है। फराज भाई, सुन रहे हैं आप? ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन है समाजवादी पार्टी के लिए कि उनके नेता पर, सबसे बड़े नेता पर, महाराष्ट्र का जो चेहरा है, उस पर एफआईआर दर्ज करवाई है, किसी और ने नहीं, उप मुख्यमंत्री ने। देखिए रुबिका जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैं आपको सती प्रथा की तरफ लेकर के चला गया, हालांकि मैं ब्रेस्ट टैक्स पर था, सती प्रथा पर नहीं था। और फिर जजिया टैक्स की बात हुई, तो जाहिर सी बात है मैं एक टैक्स पर ले गया, कुछ लोग जजिया टैक्स के ऊपर ले गए और तमाम तरह की बातें हुई। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में नाथूराम गोडसे को भी हीरो बना करके प्रोजेक्ट किया गया। भारतीय जनता पार्टी की एमपी बोलती है कि नाथूराम गोडसे जो है वो नेशनलिस्ट था, देशभक्त था, बहुत सारे लोग उसको महात्मा बोलते हैं। हिंदू महासभा गोडसे को श्रद्धांजलि देती है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये द हिंदू में बहुत बड़ा इस पर आर्टिकल भी छपा था, ये देखिए। नहीं, आपकी बात से मैं एग्री कर रही हूँ। तो इसी देश में साध्वी प्रॉब्लम प्रज्ञा को दोबारा टिकट मिली क्या?
प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य भूल गए जब आगे- उन्होंने कहा आगे था कि आने दीजिए, मैं अभी इनको अभी कभी एक- माफ नहीं करूंगा। एक नाम लिया अभी मैंने नहीं एक नहीं, नाम लिया, आपने एक फेरिस्त नाम क्यों लिया, नहीं? मैंने एक नाम का फेरिस्त जवाब दे क्यों दिया ना। आप अरे खेल मत फेरिस्त- खेलिए ना। नहीं, अबू अरे आजमी को रूबिका जी, बचाने फेरिस्त के सुनिए। लिए फराज किदवई, रूबिका जी, मेरे भाई कौन आप बचा खेल रहा है? मत खेलिए। मैं कौन कह रही बचा रहा है हूँ अबू आजमी कि को? और हिंदू महासभा, आपको लगता है कि ये बैठ के यहाँ पर मैं शायरा एनसी से पूछ लूंगी या फिर आप यहाँ बैठ कर कहाँ से राधिका खेड़ा से कैसे पूछ लूंगी, apples and ये लोग oranges क्या को ताली compare बजा कर कर कहेंगे रहे हैं? हिंदू महासभा हीरो है। बोलने मैं इनके दीजिए मुख ना। से बुलवा जो दूंगी लोगों फराज ने किदवई साहब भारत को कि अरे नाथूराम आगे तो गोडसे को बढ़ने हीरो दीजिए। कहने वाले ये ब्रिटिश लोग से। नहीं है। ये पूरा अरे सुनिए मैडम, सुनिए, ये अनंत पूरा- कुमार हेगड़े ये किस पूरा पार्टी से हैं? कौम को अनंत कुमार हेगड़े ने अब सोशल वो मीडिया वोट पर बैंक की नाथूराम गोडसे के राजनीति लिए कर क्या रहे हैं, लिखा उनको था? चुप कराएं। रूबिका जी, अनिल विज ने अरे महात्मा चुप गांधी का रहिए नाम सर, खादी से आपको जुड़ जो गया, पता इसलिए नहीं खादी है की दुर्गति हो historical गई। facts अनिल के, विज आप किस भी पार्टी के अबू नेता आजमी हैं? जैसे क्या बोल बात कर रहे रही हैं हैं। आप? रूबिका रूबिका जी, जी, पूरी फेहरिस्त है भारतीय कहाँ जनता है पार्टी के लोगों मुगल की, जहां पर सल्तनत, इन्होंने कहाँ नाथूराम है गोडसे को ब्रिटिश हीरो की तरह राज, पेश किया और और कहाँ है महात्मा गांधी नाथूराम की कई बार गोडसे। बेइज्जती की है। प्लीज डोंट मिक्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। और आपको No, भी I am पढ़ने के लिए comparing बहुत apple सारे to apple पुस्तक and देंगे oranges to रूबिका oranges. जी। अभी आप पटना में सिर्फ क्या हुआ? आपके वोट बैंक पटना की में राजनीति रूबिका कर रहे जी- हैं, तुष्टिकरण फराज की किदवई, एक राजनीति। सेकंड, और आपने भूलिए आपने मत, नाम एक लिया, नाथ आपने शिंदे नेताओं का की नाम लिया वजह ना, से जवाब लेने दीजिए। आज उनको माफी मांगनी पड़ी। अबू आजमी को आज महाराष्ट्र में माफी मांगनी पड़ी। एफआईआर माफी जो तो दर्ज हुआ प्रधानमंत्री है जी ने किस भी मांगी थी, आधार शायना पे? बहन। क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट, अरे माफी सर, प्रधानमंत्री सर, जी ने आप प्रज्ञा अपने सिंह लोगों ठाकुर को के लिए बचा मांगी नहीं थी। पा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ तो शर्मनाक कुछ स्वीकार होगा। कीजिए नेशनल टेलीविजन पे कि सुपर पावर हमारा इतना बड़ा देश के प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी के सांसद ने नाथूराम गोडसे को हीरो बताया था। क्या बात कर रही हैं आप? प्रधानमंत्री को आप लोग शर्मिंदा करते हैं। आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि मसीर आलमगिरी, क्या आपने ये पुस्तक के बारे में सुना है? क्या आपने पढ़ा है? मैंने कम से कम 300 पुस्तकें पढ़ी हैं शायना, छोड़िए आप उसकी। मैंने 300 पुस्तकें पढ़ी हैं, फतवाए आलमगीरी से लेकर के। मुश्ताक खान ने लिखा है। और क्या लिखा है? लिखा है कि कैसे पूरे देश में त्र्यंबकेश्वर हो, काशी विश्वनाथ हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, सब जगह छोटे मंदिर बड़े मंदिर सबको बर्बाद किया। और फिर हमारे मराठा समाज के लोग आए 1751 में नासिक में त्र्यंबकेश्वर को वापस बनाया। नहीं और नहीं, ये पर उसे सब तो बहुत औरंगजेब के चालाकी से करतूत थे। फराज भाई ने टैक्स एकदम लगाओ टर्न तो ले लिया सिर्फ ना। हिंदुओं के ऊपर। राधिका खेड़ा क्यों? जी, शायना जी रुकिए एक सेकंड, आप राधिका खेड़ा जी, तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे। मतलब नाउ औरंगजेब वर्सेस नाथूराम गोडसे हो जाता है। जैसे ही आप मुगलों का नाम लेंगे नाथूराम गोडसे निकल कर आता है। देखिए तकलीफ यही है ना, ये अपोलोजेटिक बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ जस्टिफाई करने चाहते हैं हर चीज। अब सवाल अबू आजमी तक नहीं रह गया, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी हो या इनके अलायंस पार्टनर्स हो, आखिर खड़े किसके साथ है? वो भारत के महान योद्धाओं के साथ खड़े हैं कि उनके हथियारों के साथ खड़े हैं? इनको राम मंदिर से दिक्कत है, इनको काशी मथुरा की मुक्ति से तकलीफ है। मैं आपके बीच में नहीं बोली सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं सबकी बात बहुत शांति से सुन रही थी। रूबिका जी, ये गलत बात है। जैसे ही मैं सच बोलने लगती हूँ इनको मिर्ची लगने लगती है, फिर ये चिल्लाएंगे। मैं चीखना चिल्लाना नहीं कर सकती, मेरा गला बहुत खराब है। फराज भाई रुकिए ना, फराज भाई रुकिए, पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद राधिका की। तकलीफ इसीलिए है क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, और सच की आदत होती है ना रूबिका जी, वो बहुत जोर की जाके चुपता है, और वही अभी हुआ। इन लोगों को राम मंदिर से दिक्कत है, इन्हें काशी मथुरा की मुक्ति से तकलीफ है, इन्हें सनातन से घृणा है, लेकिन मुगल आक्रांतियों से इन्हें बहुत प्रेम है। अब जो अबू आजमी ने कहा, आज समाजवादी पार्टी और उनकी अलायंस पार्टनर्स ये बताएं हमें कि क्या अगर औरंगजेब महान था तो शिवाजी कौन थे? क्या अगर औरंगजेब महान था तो गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? और औरंगजेब अगर महान था तो संभाजी महाराज और गुरु तेग बहादुर का बलिदान क्या था? क्या था ये सब? तो आज आप हिस्ट्री पे ही बात कर लीजिए ना, और किसी पे बात ही नहीं करते। आप किसको मानते? देखिए, इंडी गठबंधन जो पूरा है ये खुलेआम कट्टरपंथी मानसिकता का समर्थन कर रहा है, इसीलिए अभी तक एक भी पार्टी ने इनको आके कंडेम नहीं किया है, ना आम आदमी पार्टी ने किया है। पंजाब में तो उनकी सरकार है, इनको तुरंत इनके साथ अलायंस तोड़ लेना चाहिए। जिस गुरु तेग बहादुर जी के हथियारों का समर्थन करने वाले, उनकी वाहवाही करने वालों के साथ आज चुप भी बैठे हुए। क्या एक शब्द आया अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का एक शब्द आया जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया था 1984 में उस पार्टी से? नहीं आया, क्योंकि वो अग्री करते हैं इनके साथ। वो 1947 में हिंदुओं के नरसंहार में शामिल थे, भारत के टुकड़े टुकड़े ज्ञान में ये लोग शामिल हैं। और एक बड़ी खबर आ गई है राधिका, इस बीच अबू आजमी से जुड़ी हुई खबर है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। शाइना रुकिए, बड़ी खबर देखिए, इतनी इंटरेस्टिंग है। अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी पर धमकी देने का आरोप लगा है, पिस्तौल दिखाकर धमकी दे रहे थे साहब गोवा में।
गोवा में रोड रेज के मामले में धमकी देने के आरोप लगे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी इनफैक्ट हमारे पास है, हम चाहते हैं वो तस्वीरें दिखाई जाए। अबू आजमी के बेटे का गोवा में बवाल। रोड रेज की घटना के बाद लोगों को लाइसेंसी बंदूक के नाम पर धमकाने का आरोप लगा है अबू आजमी पर। ये है फराज किदवई साहब, औरंगजेब हीरो। औरंगजेब हीरो बनेगा ना तो ऐसे ही लाइसेंसी पिस्टल के साथ लहराएगा बेटा, यही होगा। इसी रूबिका जी यही होगा, क्योंकि इस देश ने, देश की संसद में ये देखा कि इनका चुना हुआ सांसद देश के मुसलमानों को खुलेआम धमकी देता है। अरे बात अबू आजमी के बेटे की हो रही है। फराज किदवई साहब, इधर उधर कहां भाग रहे हैं आप? किसी भी नेता की बात ना हो, गोडसे के पुजारियों पर बात ना हो। अरे गोडसे की बात मत कीजिए ना, गोडसे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद गोडसे, गोडसे मुर्दाबाद। खुश हो गए? अब बोलिए औरंगजेब मुर्दाबाद। किसी भी भारतीय, अरे सुनिए किसी भी भारतीय, मैंने कहा नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। बोलिए औरंगजेब मुर्दाबाद। रूबिका जी, आपके सर्टिफिकेट की हमको जरूरत सर्टिफिकेट की बात नहीं है। गोडसे तस्वीर पढ़े गोडसे की। मैं कह रही हूँ ना आपको, बिल्कुल बोलेंगे, मैं कह रही हूँ, और यहाँ पर सबको बुलवा दूंगी, सबको बुलवा दूंगी। आप बोलिए औरंगजेब मुर्दाबाद। बोल पाएंगे आप? राधिका खेड़ा से बोलिए कि बोले। अरे नहीं, आप सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट चाहिए? अरे राधिका खेड़ा से बुलवा दूंगी, आप बोलेंगे? राधिका खेड़ा से नहीं बुलवाएंगे। नहीं, मैं बुलवा दूंगी राधिका खेड़ा। नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। अभी तैयार रहिएगा औरंगजेब मुर्दाबाद के लिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद, साफ कह दिया। आप कौन सी दिखाई औरंगजेब मुर्दाबाद? बोलिए कि जो औरंगजेब मुर्दाबाद, हमने पार्टी से बोलिए औरंगजेब मुर्दाबाद। किसी भी विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के आदमी से अब विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का आदमी आ गया। अब सुनिए रूबिका जी, आप सुनिए, बात सुनिए। ऐसा है, दाल बदल कर आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। पूरे देश ने देख लिया है कि नीयत किसकी साफ है और किसकी नीयत में खोट है। आई एम सॉरी, मेरे पास वक्त की कमी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।